नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 15 जनवरी सन 2025। इसके अलावा 14 जनवरी को मकर संक्रांति के बाद से हिंदू धर्म के शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मंडन, गृह प्रवेश आदि शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले आज की सुर्खियां। मार्च में होंगे हरियाणा नगर निकाय चुनाव, 8 मार्च को जारी होगा शेड्यूल। कक्षा 8वीं तक फेल होने पर अब अगली कक्षा में नहीं मिलेगा दाखिला, हरियाणा सरकार ने नियम में किया संशोधन। हरियाणा के पात्र परिवारों को जल्द मिलेंगे 100 गज के प्लाट, मकान बनाने के लिए भी पैसे देगी सरकार। हरियाणा में अस्थायी कर्मचारियों की छंटनी शुरू, मुख्य सचिव ने विभागों को लिखा लेटर, पूछा कितने हटाए गए, कितने जॉब सिक्योरिटी में कवर होते हैं। हरियाणा के स्कूल और कॉलेज इस दिन मनाएंगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस, पेंटिंग, निबंध और स्किट से चलेगा जागरूकता अभियान। झज्जर में आरती राव ने किया मेडिकल सुविधाओं का उद्घाटन, 1 साल तक स्टोर हो सकेगा प्लाज्मा, बोली HMPV से मिलकर लड़ेंगे। रोहतक MDO में एमएड प्रैक्टिकल 19 जनवरी से शुरू, बीटेक व BR के एग्जाम 1 से 7 फरवरी तक ऑनलाइन देखी जा सकती है डेट शीट। महाकुंभ में पहला शाही स्नान, 3.5 करोड़ ने आस्था की लगाई डुबकी, तलवारें लहराते पहुंचे नागा साधु, हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा, भीड़ इतनी कि सेना स्टैंड बाई पर। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में धुंध, शीतलहर और ठंड के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है और आने वाले 20 दिनों तक शीतलहर चलेगी। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी गई, लेकिन फिर भी ये सामान्य से ऊपर बना हुआ है। इसी बीच मौसम विभाग द्वारा आज और कल बरसात की संभावना जताई गई है। विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा अलर्ट के अनुसार बता दें कि 15 और 16 जनवरी को प्रदेश के कई स्थानों पर बरसात और ओलावृष्टि के भी आसार बने हुए हैं। आने वाले 6 दिनों में कई बार मौसम करवट लेता हुआ नजर आएगा। मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के 10 जिलों हिसार, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रदेश सरकार सभी गरीब परिवारों को जल्द ही आसियाना उपलब्ध करवाने जा रही है। इसके लिए हाउसिंग फॉर ऑल विभाग द्वारा सभी आवश्यक प्रबंध किए जा चुके हैं। प्रदेश के पात्र लोगों को 100 वर्ग गज के प्लाट आवंटन की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएगी। हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की समीक्षा बैठक में ये जानकारी प्रदान की गई है। योजना के तहत 100 वर्ग गज के प्लाट शहरों की तर्ज पर सभी बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित विकसित कॉलोनियों में दिए जाएंगे। बैठक में बताया गया कि योजनाओं के तहत प्रदेश में ऐसे सभी पात्र परिवारों को चिन्हित किया जा चुका है जिनके पास अपने स्वयं के घर या घर बनाने के लिए जमीन अथवा फ्लैट नहीं है और जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 5 लाख से अधिक लोगों ने 100 वर्ग गज के प्लाट के लिए आवेदन किया है और सभी पात्र लाभार्थियों को जल्द ही विभिन्न चरणों में ये प्लाट दिए जाएंगे। हरियाणा के 8 नगर निगमों सहित 32 नगर पालिकाओं के चुनाव मार्च में होने वाले हैं। इन चुनावों को सत्तासीन भाजपा और विपक्ष के बीच वोटों की एक और लड़ाई के मद्देनजर मिनी विधानसभा चुनाव करार दिया जा रहा है। कुछ नगर निगमों की मतदाता सूचियों को अंतिम रूप न दिया जाना MC चुनाव में देरी का प्रमुख कारण है, जो पहले से ही काफी समय से लंबित है। सूत्रों ने कहा कि हिसार और रोहतक नगर निगमों के लिए अंतिम मतदाता सूची 15 जनवरी को प्रकाशित कर दी जाएगी। दूसरी ओर करनाल और यमुनानगर निगमों की मतदाता सूची 28 जनवरी तक जारी की जाएगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि एकल चरण के MC चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा 8 फरवरी के बाद की जाएगी, जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। एक अधिकारी ने कहा कि चूंकि चुनाव की अधिसूचना से लेकर नतीजों तक पूरी चुनावी प्रक्रिया में लगभग 25 दिन लगेंगे, हम मार्च में MC चुनाव की उम्मीद कर सकते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले जाटों को साधने के लिए हरियाणा सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। हरियाणा सरकार ने 8वीं कक्षा की किताबों में भरतपुर के महाराजा सूरजमल का इतिहास शामिल कर लिया है। हरियाणा में जाट समाज की आबादी करीब 22.2% है। इसके अलावा राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी जाट समाज के लोग रहते हैं। महाराजा सूरजमल का इतिहास पढ़ाए जाने की मंजूरी पर भरतपुर राज परिवार के वंशज व पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताया है। हरियाणा में रोहतक, सोनीपत, कैथल, पानीपत, जींद, सिरसा, झज्जर, फतेहाबाद, हिसार और भिवानी जिलों की करीब 35 विधानसभा सीटों पर जाटों की अच्छी पकड़ है, जिसके कारण इस इलाके को जाटलैंड भी कहा जाता है। दिल्ली की 70 में से लगभग 10 सीटों पर जाट अपना असर दिखाते हैं। ये सीटें महरौली, नजफगढ़, बिजवासन, पालम, मटियाला, विकासपुरी, नांगलोई जाट, नरेला, रिठाला और मुंडका है, जो कि हरियाणा से सटी हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार जाटों के बीच पैठ बनाने का काम कर रहे हैं। हरियाणा में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि जाट देशभक्त कौम है और 1 अक्टूबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव में वे भाजपा को ही वोट देंगे। इसका असर भी देखने को मिला, जहां लोकसभा चुनाव में भाजपा ने हरियाणा में 5 सीटें गंवा दी, वहीं विधानसभा में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। भिवानी, चरखी दादरी और जींद जैसे क्षेत्रों में भाजपा को जीत मिली।
हरियाणा के स्कूली बच्चों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस संबंध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में संशोधन कर दिया है। हालांकि ऐसे छात्रों को 2 महीने बाद पुनः परीक्षा में शामिल होने का एक अवसर मिलेगा। यदि इस दौरान भी असफल रहता है तो उन्हें उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा। छात्रों को उसी कक्षा में रोके रखने के दौरान कक्षा अध्यापक छात्र के साथ साथ उसके अभिभावकों का भी मार्गदर्शन करेगा। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी छात्र को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा, जबकि इस संशोधन से पहले कक्षा 8वीं तक किसी भी छात्र को फेल होने पर उसी कक्षा में रोका नहीं जाता था, बाकायदा उसे अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता था। यह सिलसिला कई सालों से चला आ रहा था। इसी क्रम के दौरान जब वही छात्र कक्षा 9वीं में पहुंचता था तो वह शैक्षणिक रूप से काफी कमजोर हो चुका होता था, जिसके चलते वह कक्षा 9वीं पास नहीं कर पाता था। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं के छात्रों का ड्रॉप आउट लगातार बढ़ रहा था। पहले नियमों में ढील से छात्र पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं दिखाते थे, लेकिन अब नियम में संशोधन से बच्चों को पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ेगा। इससे बोर्ड रिजल्ट में भी सुधार देखने को मिलेगा। हरियाणा सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों और निगमों से आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों की सही जानकारी मांगी है। मुख्य सचिव ने अफसरों से पूछा कि कितने कर्मचारी हटाए गए हैं और कितने जॉब सिक्योरिटी एक्ट के तहत कवर होते हैं। उधर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के तहत जिन उम्मीदवारों का चयन किया था उनकी नियुक्ति के बाद अस्थायी तौर पर लगे कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है। इन सबके बीच मुख्य सचिव विवेक जोशी ने भी सभी विभागों को पत्र जारी कर जॉब सिक्योरिटी के तहत कवर नहीं होने वाले अस्थायी कर्मचारियों में से उन्हें नियमित कर्मचारी की नियुक्ति के बाद हटाया जाए, ऐसा पत्र जारी किया है। मुख्य सचिव ने सभी प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, मंडल आयुक्तों, रजिस्ट्रार, हाईकोर्ट और जिला उपायुक्तों की पत्र लिखकर कहा कि उनके विभागों से ग्रुप सी और ग्रुप डी के आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे कितने कर्मचारी नियुक्ति के बाद हटाए गए हैं उनके पद अनुसार सूचना भेजी जाए। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत करीब 20,000 भर्ती की है। अब नियमित भर्ती होने पर ग्रुप सी और ग्रुप डी के उन कर्मचारियों को हटाने के आदेश दिए गए हैं जहाँ नियमित नए कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। ऐसे में अब इन कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है। हालांकि सरकार अब इसको लेकर गंभीर है, वह प्रयास कर रही है कि विभागों से पूरी जानकारी आने के बाद इस मामले में कोई अगला फैसला ले। हरियाणा के झज्जर जिले में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव अनेक मेडिकल सुविधाओं का उद्घाटन करने झज्जर पहुंची। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने झज्जर के सिविल सर्जन कार्यालय में डेंटल इंप्लीमेंट सेंटर, डिजिटल एक्सरे मशीन, ब्लड बैंक के लिए सेपरेशन मशीन का उद्घाटन किया। साथ ही 2 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव पहली बार झज्जर पहुंची। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने अपने संबोधन में कहा कि जिस प्रकार कोरोना जैसी महामारी से एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है, ठीक उसी प्रकार इस नए वायरस यानी HMPV से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एकजुट होकर इससे भी निपट लेंगे। साथ ही उन्होंने बीमारी से बचे रहने की एहतियात बरतने की भी बात कही। डॉक्टर नीतू ने बताया कि सामान्य अस्पताल झज्जर में पहले स्टोरेज की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब फ्रिज आ गए हैं। उनमें प्लाज्मा को 1 साल -40 डिग्री और 5 साल तक -80 डिग्री पर स्टोर कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब ब्लड बैंक में डोनर के लिए नई स्ट्रक्चर आ गई है, जिस पर डोनर को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सिविल अस्पताल झज्जर में काफी सारी असुविधाएं थी, लेकिन अब मेडिकल में हर प्रकार की सुविधाजनक मशीनें आ चुकी है और आमजन के लिए ओपन है। नई मशीनों के साथ साथ पुरानी पड़ी खस्ता हाल एक्सरे मशीन और अन्य मशीनों को भी बदल दिया गया है। हरियाणा के भिवानी जिले के पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एक महत्वपूर्ण अपराध बैठक की है। बैठक में एसपी ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं और आरोपियों की तुरंत रूप से गिरफ्तारी सुनिश्चित करने को कहा है। एसपी ने सभी थाना और चौकी प्रभारियों को आदेश दिए कि शिकायतकर्ताओं से विनम्रता पूर्वक व्यवहार किया जाए और उनकी शिकायत की रसीद अनिवार्य रूप से दी जाए। उन्होंने कहा कि सभी शिकायतों का निर्धारित समय सीमा में निपटारा सुनिश्चित किया जाए। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी शाम और रात के समय प्रभावी गश्त के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने को कहा है। एसपी ने विशेष रूप से आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखने को कहा और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें गिरफ्तार करने के भी आदेश जारी किए हैं। बैठक में स्पष्ट किया है कि थानों में आने वाले हर व्यक्ति को न्याय दिलाना पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए, जिससे कि आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ सके और वे बिना किसी झिझक के अपनी शिकायतें दर्ज करा सके। उन्होंने कहा कि क्राइम करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर हर हाल में सुनिश्चित करें। सीएम विंडो हर समय पोर्टल पर शिकायतों को प्राथमिकता के साथ आधार पर जल्द से जल्द उनका निपटान किया जाए। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में एक बड़ा ऐलान किया गया है। फसलों की एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल के मरणव्रत को मंगलवार को पूरे 50 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में डल्लेवाल के समर्थन में 111 किसान भी आमरण अनशन शुरू करेंगे। किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन मंगलवार को 50वें दिन जारी रहा। डॉक्टरों ने मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए कहा कि पिछले 48 घंटे से डल्लेवाल को पानी पीने में दिक्कत आ रही है। जितना पानी वो पीते हैं वो उल्टियों के तौर पर बाहर आ जाता है। उनके शरीर के अंग
अंदर से काम करना बंद कर रहे हैं, इसलिए उनका शरीर पानी भी स्वीकार नहीं कर पा रहा है। डॉक्टरों ने बताया कि उनका शरीर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ बढ़ रहा है, जो कि बेहद चिंताजनक स्थिति है। किसान नेताओं ने बताया कि डल्लेवाल की बिगड़ती सेहत के बावजूद केंद्र की ओर से बातचीत न करने से किसान काफी रोष में है। हरियाणा में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे को धूमधाम से मनाने की तैयारियां चल रही हैं। इस अवसर पर राज्य भर के सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम की थीम पर आधारित गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसमें वाद विवाद, चर्चा, ड्राइंग, स्किट, गीत, पेंटिंग और निबंध लेखन जैसी प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। इस बारे में मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों, उपायुक्तों और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों तथा रजिस्ट्रारों को आधिकारिक पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि भारत के निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन का उद्देश्य हर एक पात्र नागरिक को मतदाता सूची में शामिल कराने के प्रति जागरूकता फैलाना और मतदान के महत्व को समझाना है। मकर संक्रांति के अवसर पर मंगलवार को गुरुग्राम के सोना स्थित ऐतिहासिक शिव कुंड में हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ शुरू हुए इस पर्व पर करीब 4000 लोगों ने पवित्र कुंड में स्नान किया। अरावली पहाड़ी की तलहटी में स्थित 800 वर्ष प्राचीन यह कुंड गंधक युक्त गर्म जल से भरा है, जो विशेषकर चर्म रोगों के लिए रामबाण माना जाता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यह स्नान करने से त्वचा संबंधित बीमारियां ठीक हो जाती है। आसपास के राज्यों से आए श्रद्धालु सोमवार से ही सोना पहुँच गए थे। सुबह 4 बजे से स्नान शुरू हो गया। स्नान के बाद भगवान शिव और साखेम जति बाबा के मंदिर में पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगी गई। परंपरा के अनुसार जिन श्रद्धालुओं की मन्नतें पूरी हो जाती है वे यहाँ घंटी चढ़ाते हैं। इस पवित्र कुंड से जुड़ी हुई कई धार्मिक और सामाजिक परंपराएं हैं। शादी विवाह और जन्म मृत्यु जैसे अवसरों पर यहाँ स्नान को शुभ माना जाता है। पुत्र प्राप्ति पर श्रद्धालु शिव मंदिर में ध्वजा चढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आकर स्नान करते हैं। महाकुंभ के पहले अमृत यानी शाही स्नान में मंगलवार को 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। शाही स्नान सुबह 6 बजे प्रारंभ हुआ और शाम 6 बजे खत्म हुआ। इस दौरान जूना अखाड़ा समेत सभी 13 अखाड़ों के संतों ने स्नान किया। स्नान के बाद लोगों ने प्रयागराज से लौटना शुरू कर दिया है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की ओर जाने वाली सड़कों पर भारी भीड़ देखी गई। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं बची। लोगों को हाल में ही रोका गया। ट्रेनों के हिसाब से प्लेटफॉर्म पर भेजा जा रहा है। रेलवे के पीआरओ अमित सिंह ने बताया कि सुबह से अब तक 55 महाकुंभ स्पेशल ट्रेनें रवाना की गई है। सोमवार को पहले स्नान पौष पूर्णिमा पर 1,65,00,000 लोगों ने संगम में डुबकी लगाई थी। वहीं मंगलवार को 3.5 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान किया। इस तरह 2 दिनों में कुल 5,15,00,000 लोग संगम में स्नान कर चुके हैं। संत हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए घाट पहुंचे। सुबह 6 बजे अमृत स्नान का अद्भुत दृश्य था। हाथों में तलवार, त्रिशूल और डमरू लिए सन्यासी हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए घाटों पर पहुंचे। महाकुंभ में पहली बार शाही स्नान की जगह अमृत स्नान शब्द का इस्तेमाल किया गया। मंगलवार सुबह संगम पर इतने श्रद्धालु पहुंच गए कि पैर रखने की जगह नहीं बची। पंचायती, अटल, निरंजनी और आनंद अखाड़े के नागा साधु और संतों ने एक साथ स्नान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया है। उन्होंने कहा कि पीओके के बिना जम्मू कश्मीर अधूरा है। पीओके और कुछ नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए विदेशी जमीन है और इस जमीन का इस्तेमाल वह आतंकवाद फैलाने के लिए कर रहा है। पीओके में आतंकियों के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने यह बात मंगलवार को जम्मू कश्मीर के अखनूर में 9वें आर्म्ड फोर्सेज वेंटर्स डे इवेंट में कही। उन्होंने कहा कि 1965 में अखनूर में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध लड़ा गया था। भारत ने पाकिस्तानी सेना के सभी प्रयासों को इसमें विफल कर दिया था। साल 1965 से ही पाकिस्तान ने भारत में अवैध घुसपैठ और आतंकवाद को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है कश्मीर और बाकी देश के बीच जो भी दूरी है उसे खत्म किया जाए। सशस्त्र बलों का पूर्व सैनिक दिवस हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। सशस्त्र बलों से पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा 1953 में इसी दिन सेवानिवृत्त हुए थे। उनके द्वारा दी गई सेवा को मान्यता देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फीली हवाओं के कारण उत्तर भारत के राज्यों में तापमान लगातार गिर रहा है। हिमाचल में बर्फबारी के कारण कुमम शेरी का इलाका सबसे ठंडा रहा। यहाँ रात का तापमान -12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि ताबो में -10.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं कश्मीर घाटी में शीतलहर का दौर जारी है। हालांकि श्रीनगर में कई दिनों बाद सुबह धूप खिली। यहाँ न्यूनतम तापमान -5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने धुंध के बीच पौष पूर्णिमा पर कुंभ स्नान किया। यहाँ तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर घने कोहरे के चलते फ्लाइट्स प्रभावित हुई। कोहरे की वजह से आगरा में ताजमहल धुंधला नजर आया। यहाँ विजिबिलिटी 50 मीटर दर्ज की गई। आज पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कल जम्मू कश्मीर, हिमाचल में पहाड़ों पर बर्फबारी होगी, तो वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी बादल बरसेंगे। उधर राजस्थान में 15 जनवरी यानी आज से हल्की से मध्यम बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है।
बीते 4 सेशन में लगातार गिरावट के बाद शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 169 अंक की तेजी के साथ 76,499 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी तेजी रही और ये 90 अंक चढ़कर 23,176 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 16 में गिरावट और 34 में तेजी रही। HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI, ICICI बैंक और NTPC बाजार को ऊपर लेकर गए, जबकि HCL टेक, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, TCS और ITC ने बाजार को नीचे खींचा। एशियाई बाजार में जापान के निक्केई में 1.83% की गिरावट रही। वहीं कोरिया के कोस्पी में 0.31% की तेजी रही। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी तेजी रही और ये 2.54% की तेजी के साथ 3,240 के स्तर पर बंद हुआ। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 283 रुपए घटकर 78,025 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1400 रुपए घटकर 88,400 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। वहीं दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 73,450 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 80,110 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।